अर्थशास्त्र की मूल बातें। परिचय। पूर्व में किए गए एक समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमने किसी देश के कुल उत्पादन तथा रोजगार और कीमतों, ब्याज दरों, मजदूरी, लाल आदि जैसे विभिन्न अभिलक्षणों चरों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया था। इस अध्याय में हम विकास संबंधी विभिन्न विरोधाभासी मुद्दों और उनके प्रासंगिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और भारत के विकास पथ में उनकी बदलती स्थिति पर गौर करेंगे। अंत में हम पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए प्राकृतिक संसाधनों के अप्रतिबंधित दोहन के परिणाम स्वरूप बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस अध्याय में हम भारत की आर्थिक यात्रा के जटिल और विकसित होते परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए इस परस्पर जुड़े पहलुओं का व्यापक विश्लेषण करेंगे। विकास के वादे अलग अलग लोग, अलग अलग लक्ष्य, विकास और प्रगति की धारणाएं व्यक्तियों और समूहों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग परिणाम चाहते हैं जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप हों। ये अद्वितीय लक्ष्य कभी कभार विरोधी हितों और प्राथमिकताओं को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई लड़की अपने भाई से साझा घरेलू जिम्मेदारियों सहित समान स्वतंत्रता और अवसरों की आकांक्षा करती है, जबकि उसका भाई उसके पक्ष में नहीं हो सकता है। इसी तरह उद्योगपति बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए और अधिक बांधों के निर्माणों का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भूमि जलमग्न हो सकती है और विस्थापित होने वाले आदिवासी समुदाय जैसे लोगों का जीवन बाधित हो सकता है। ये प्रभावित समुदाय सिंचाई के लिए चेक डैम या टैंक जैसे छोटे पैमाने पर वाले विकल्पों को पसंद कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से दो मुख्य निष्कर्ष सामने आते हैं। पहले, विकास के संबंध में लोगों के अलग अलग लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, और दूसरे, एक समूह के लिए जो विकास होता है वह दूसरों के लिए विकास नहीं हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य लोगों की सामान्य आकांक्षा अपने जीवन स्तर में सुधार करना है, जो प्रायः आय में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। हालांकि लोगों की आकांक्षा केवल वित्तीय समृद्धि तक सीमित नहीं होती है। इसके विकासात्मक उद्देश्यों में विभिन्न भौतिक पहलू भी शामिल होते हैं जो उनके जीवन की गुणवत्ता को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उच्च आय प्राप्त करने के प्रयास के अलावा लोग समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, परस्पर सम्मान के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, नौकरी के प्रस्ताव पर विचार करते समय व्यक्ति न केवल वेतनमान को ध्यान में रखते हैं, बल्कि नौकरी की सुरक्षा, काम करने का माहौल, परिवार के लिए सुविधाएं आदि जैसे विभिन्न कारकों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए लक्ष्य तय करते समय अमानवीय कारकों के महत्व को नज़रअंदाज करना गलत होगा। इसके अलावा विकास के संदर्भ में लोग लक्ष्यों के समूह को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, सवेतन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी विभिन्न लक्ष्यों को पूर्ण करती है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत स्थिति और गरिमा को बढ़ाता है, किंतु एक समाज जो महिलाओं का सम्मान करता है वह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की अधिक संभावना रखता है। महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहन करता है। इसके अलावा एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों या उद्यमिता में अवसर प्रदान करता है। संक्षेप में, विकास संबंधी आकांक्षाओं में मौद्रिक लाभ के अतिरिक्त व्यापक पहलू शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति के समग्र कल्याण और समाज के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय विकास पर विचार करते समय व्यक्तियों के बीच लक्ष्यों और दृष्टिकोणों की विविधता इस मुद्दे की जटिलता को उजागर करती है। किसी देश को अपने विकास के लिए किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इस बारे में लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं तथा ये दृष्टिकोण हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण पर पहुंचने के लिए चर्चाओं में शामिल होना और विभिन्न मुद्दों पर विचार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें। देशों को मुख्य रूप से उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित या विकासशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय किसी देश के निवासियों की औसत आय से है। इसकी गणना देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। विश्व बैंक अपनी विश्व विकास रिपोर्ट में देशों को वर्गीकृत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में प्रयुक्त करता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ष 2019 में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक आय वाले देशों को उच्च आय या अमीर देशों की श्रेणी में रखा गया है। इसके विपरीत जिनकी प्रति व्यक्ति आय 25,000 डॉलर या उससे कम है, वे निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। भारतवर्ष 2019 में 6,700 डॉलर प्रति वर्ष की प्रति व्यक्ति आय के साथ निम्न मध्यम आय वाले देशों की वर्गीकरण में आता है। यह उल्लेखनीय है कि विकसित देश है। विकसित देश शब्द आमतौर पर मध्य पूर्व के कुछ देशों और कुछ लघु देशों को छोड़कर अमीर देशों के साथ आरक्षित है, जो उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। औसत आय यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इसके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए दो देश का और का विचार करने से समला प्रत्येक देश 5वां मूल निवासी है। तालिका 10.1 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय आप निकालिए। दो देशों की तुलना में देखें तो का देश में 1.52 नागरिकों की मासिक आय। क्या आप जानते हैं इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से प्रसन्न होंगे? क्या आय और अन्य मानदंड, व्यक्तिगत आकांक्षाएं और लक्ष्य बेहतर आय की आकांक्षा से भी आगे जाते हैं। लोग सुरक्षा, दूसरों के प्रति सम्मान, समान व्यवहार, स्वतंत्रता और अन्य कारकों को महत्व देते हैं। इसी प्रकार किसी राष्ट्र या क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन करते समय औसत आय के अलावा अन्य कारकों पर भी ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए तालिका 10.2 में दी गई हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखें। इसमें हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 के अनुसार 2,36,147 है, केरल में 2,04,105, बिहार में 40,982। हालांकि ये आंकड़े वर्ष 2018-19 के चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का निरूपण करते हैं, लेकिन इन्हें राज्य के प्रति व्यक्ति आय के रूप में समझा जा सकता है। 2,36,147 रुपये की औसत प्रति व्यक्ति आय के साथ हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जबकि लगभग 40,982 रुपये की औसत प्रति व्यक्ति आय के साथ बिहार सबसे नीचे है। यदि हम केवल प्रति व्यक्ति आय को विकास के माप के रूप में उपयोग करें तो तीनों में से हरियाणा सबसे विकसित राज्य माना जाएगा और बिहार सबसे कम विकसित। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि हमें राज्य के विकास के निर्णायक मानदंडों में अन्य पहलू का भी उपयोग करना होगा। नीचे दी गई तालिका विकास के बारे में विरोधाभास पर प्रकाश डालती है।